हेलो चैंपियंस। तो आज के इस लेक्चर में हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर जो आपके क्लास 9 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आप सभी क्लास 9 के बच्चों का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वन बाय वन आपके एनसीईआरटी के जितने भी कंसेप्ट और जितने भी इसमें चैप्टर में टॉपिक्स हैं उनको हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करें, चलिए। अब आज के इस लेक्चर में आपको सबसे पहले मैं ये भी बता दूंगा कि वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है। यहां मैंने लिख दिया वर्क इक्वल टू एनर्जी, यहां लिख दिया मैंने वर्क इक्वल टू एनर्जी, और दोनों की एसआई यूनिट भी सेम होती है। क्या होती है वो भी आगे आएगा, लेकिन वर्क और एनर्जी दोनों सेम क्यों है अभी पता चल जाएगा। ठीक है, एक चीज ये बताओ कि आप वर्क कर पाओगे? आपको अगर जिम जाना है, अभी आप तो छोटे हो, लेकिन आगे चल के मान लो आप जिम जाओगे तो जिम में आपको वर्क करना है, तो वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए? आप कहोगे सर एनर्जी। अगर मैं कहूं कि आपको दौड़ना है तो दौड़ना यानी वर्क, और उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहां से मिलती है? खाने से। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी तो वो क्या कर पाएगा? वर्क कर पाएगा। तो कुछ रिलेशन समझ में आया? वर्क भी एक तरीके का एनर्जी है, और जब एनर्जी होती है तो ऑब्जेक्ट के पास एक कैपेसिटी आ जाती है वर्क करने की। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको मैंने आज एक सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर दिया कि वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट हैविंग एनर्जी कैन डू वर्क। आपके पास एनर्जी होगी तो आप वर्क कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में वर्क पढ़ेंगे, ठीक है, और तब जाकर हम एनर्जी पढ़ेंगे। अब वर्क की बात आई यानी काम, तो कूली, स्टेशन पे कूली होते, और कूली एक मूवी भी आई थी और उसमें एक्टिंग की थी फेमस अमिताभ बच्चन जी ने, है ना। तो यहाँ अमिताभ बच्चन जी क्या कर रहे हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ अगर मैं पूछूं ये कूली क्या कर रहा है तो आप कहोगे सर वर्क कर रहा है ना। आप स्टेशन जाते हो, आपको ट्रेन पकड़नी होती है, और अगर आपके पास लगेज ज़रूरत से ज़्यादा है और आपको प्रॉब्लम हो रही है उस लगेज को उठाने में, तो आप एक कूली को हायर करते हो। कूली आपका लगेज आपके प्लेस तक लेते जाता है, बदले में आप पैसा दे देते हो। तो कूली ने काम किया तभी तो उसको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साइंस की लैंग्वेज में इसे हम वर्क नहीं कहेंगे। अमिताभ बच्चन जी ने कोई काम नहीं किया, यहां इस कूली ने कोई काम नहीं किया इन टर्म्स ऑफ साइंस। तो साइंस के लैंग्वेज में वर्क की एक अलग डिफिनीशन है, ठीक है, और वो डिफिनीशन हमको समझना पड़ेगा, तब जाकर साइंस क्या कहता है वर्क के बारे में, वर्क किसे कहते हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब जाकर क्लियर होगा। ठीक है, तो आज तक तो आपको यही लग रहा था कि ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में ये सारों के द्वारा काम किया गया वर्क जीरो है, कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब समझते हैं आइए वर्क क्या होता है। अब जैसे यहाँ ये औरतें हैं, अपने सर पे कुछ लोड, बोझा, हो सकता है कि ये समुद्र के किनारे हैं तो इसमें मछलियां ले जा रहे हैं, है ना। तो यू स्टैंड स्टिल फॉर ए फ्यू मिनट विथ ए हैवी लोड ऑन योर हेड, यू गेट टायर्ड, यू हैव एक्सर्टेड योर सेल्फ एंड स्पेंट क्वाइट ए बिट ऑफ योर एनर्जी। अगर आपको भी ऐसे सर पे बोझा ढोना पड़े तो आप थक जाओगे, आपने बहुत मेहनत की। और अगर आपसे कोई पूछे क्या कर रहे हो भाई, अरे यार बहुत काम किया है इसीलिए पसीना निकल रहा है, थक गया हूं। ठीक है, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में यहां वर्क हुआ ही नहीं। ठीक है, आर यू डूइंग ए वर्क ऑन द लोड? द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज नॉट डन। यानी कि अगर यहां आप अपने आप को रखो या आप इनसे पूछो कि आपने वर्क किया, तो ये तो बोलेंगे कि हाँ मैंने वर्क किया, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में यहां वर्क डन क्या है? जीरो है, नो वर्क। कमाल की बात है ना, कमाल की बात है कि हम अपने डेली लाइफ में वर्क को जैसे डिफाइन करते हैं, साइंस में वर्क को ऐसे डिफाइन नहीं किया जाता। तो वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है? वर्क को डिफाइन करने का जो तरीका है वो अब साइंटिफिक कंसेप्शन के हिसाब से हम समझ रहे हैं, यानी साइंस क्या कहता है वर्क के बारे में। तो जैसे इस फिगर में देख रहे हो कि ये जो बच्ची है, ये जो लड़की है, ये जो ट्रॉली है इसे क्या कर रही है? फोर्स लगाकर खींच रही है। क्या लगा रही है यहाँ? फोर्स। और फोर्स लगने की वजह से ट्रॉली कुछ दूर तक क्या होगी? डिस्प्लेस होगी।
ए गर्ल पुल्स ए ट्रॉली एंड ट्रॉली मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस। द गर्ल हैज एक्सर्टेड ए फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इट इज डिस्प्लेस्ड। यानी बिना फोर्स लगाए तो क्या ये अपने स्टेट को चेंज करेगा? नहीं। तो गर्ल ने सोचा कि ट्रॉली को चलो खींचते हैं, तो उसने क्या लगाया? गर्ल ने फोर्स, और फोर्स लगाने की वजह से ट्रॉली क्या हुई? डिस्प्लेस्ड हुई। तो अगर मैं पूछूं या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इस गर्ल ने कितना वर्क किया है, तो वर्क कैसे निकालेंगे? यहाँ काम हुआ है ना, लेकिन यहाँ कितना काम हुआ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है आपका वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ भी यहाँ काम हुआ, यहाँ तो वर्क डन 0 था, लेकिन यहाँ वर्क डन 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ फोर्स लगा और उसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लगा है, ऑब्जेक्ट कौन सा था? ऑब्जेक्ट था ट्रॉली। ट्रॉली पे फोर्स लगा और ट्रॉली क्या हो गई? ट्रॉली डिस्प्लेस हो गई। तो हम कहेंगे कि यहाँ गर्ल ने क्या किया? वर्क किया। अब वो वर्क कितना किया वो बात की बात है, यहाँ वर्क हुआ है। उसी तरह इस केस में टेबल पे कुछ किताबें रखी थी, आपने किताबों को ऊपर उठाया। ठीक है, लिफ्ट ए बुक थ्रू ए हाइट। क्लियर? तो यहां भी आपने क्या किया? बुक को उठाने के लिए आपने बुक्स पे फोर्स लगाया और बुक का क्या हुआ? ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट। देयर इज ए फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज मूव्ड। तो यहां भी दो चीजें हैं, फोर्स और बुक का क्या हुआ? जिस ऑब्जेक्ट पे, ध्यान रखना, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? हाँ। तो हम यहाँ कहेंगे क्या? वर्क इज डन। यहाँ वर्क हुआ है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों एग्जाम्पल से ये क्लियर हुआ कि वर्क तब पिक्चर में आता है जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट का क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो, ऑब्जेक्ट कुछ दूर तक खिसक जाए। ठीक है, तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क तभी होगा जब फोर्स भी लगे ऑब्जेक्ट पे और उसी ऑब्जेक्ट का क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो। तो यानी वर्क के लिए दो चीजें होना जरूरी है। वो कौन सी दो चीजें होना जरूरी है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये वर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम कहाँ का है? एनसीईआरटी की बुक का है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो आप कहोगे ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, है ना, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पे आपने क्या लगाया? तो सर मैंने लगाया ऑब्जेक्ट पे फोर्स, और फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s मीटर। तो आपने कितना वर्क किया? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दें तो आपका आ जाएगा वर्क। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर करेंगे तो हमारा वर्क आ जाएगा किस एसआई यूनिट में? जूल में। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर एसआई यूनिट की बात करें तो आपका जो एसआई यूनिट हो जाएगा फोर्स का वो हो जाएगा 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का 1 मीटर। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर ये आ जाएगा किसके इक्वल? 1 जूल के इक्वल। यानी वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, और एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो वर्क को अगर डिफाइन करना हुआ आपके एग्जाम में, अगर वर्क की डिफिनेशन आ जाएगा तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो वर्क डन बाय ए फोर्स। वर्क कौन कर रहा है? फोर्स वर्क कर रहा है। जैसे मैंने फोर्स लगाया तो मेरे द्वारा लगाए गए, यानी मैंने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स ने वर्क किया। तो वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी फोर्स जो अप्लाई हुआ ऑब्जेक्ट पे
और उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट का जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों के मल्टीपल के मैग्नीट्यूड को, दोनों के मल्टीपल के मैग्नीट्यूड को हम वर्क डन कहते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे वर्क डन कहते हैं। ठीक है, वर्क का केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। यानी एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है, आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जैसे फोर्स है ना, 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया और 5 न्यूटन राइट डायरेक्शन में लगा तो वो डायरेक्शन हो गया। लेकिन वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। मैग्नीट्यूड किस में बताओगे? जूल में। तो अगर मैंने बोला 100 जूल, तो 100 जूल वो डायरेक्शन कोई भी हो 100 जूल ही रहेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, और एसआई यूनिट मैंने बता ही दिया, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू जूल। जूल का सिंबल क्या होता है? कैपिटल जे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में आ सकता है क्या, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल ऑफ वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? तो पहले फॉर्मूला को पकड़ो, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अगर 1 न्यूटन हो और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स के कारण 1 मीटर हो जाए, यानी मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा था, मैंने ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया? 1 न्यूटन का। उसके वजह से उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 1 मीटर। ऑब्जेक्ट 1 मीटर खिसक गया, तो फिर मेरा वर्क कितना आया? 1 जूल। तो 1 जूल क्या है? 1 जूल इज द वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट डिस्प्लेसेस टू 1 मीटर। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि 1 जूल इज द वर्क डन by 1 Newton of force to displace a object, to displace an object by 1 मीटर। ठीक है, बाई 1 मीटर। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। अब वर्क कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है और कब जीरो होता है? क्योंकि याद करो, जो स्टार्टिंग में मैंने एग्जाम्पल दिखाया था कि कुली जो वर्क कर रहा है वो एक्चुअल में साइंस के हिसाब से वर्क नहीं है, यानी वहां वर्क डन जीरो हो गया। ठीक है, वो जो फिशरमैन थी, कहाँ, ये यहां भी वर्क डन क्या हो गया था? जीरो हो गया था। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में वर्क डन जीरो नहीं है। तो यानी वर्क डन जीरो कब हो जाएगा? साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क डन जीरो कब हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव कब हो जाएगा, ये हमें समझना है। और आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको डायग्राम से मैं समझाता हूं। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया? फोर्स, और जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का क्या हो जाए? डिस्प्लेसमेंट। तो यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो आपका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो जब फोर्स और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन वर्क डन निगेटिव कब होता है? देखो, अब मान लो गाड़ी आ रही थी ऐसे, अब गाड़ी आ रही थी और मैं गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, गाड़ी को रोकने लगा, तो गाड़ी मुझे खिसक के पीछे ले जाएगी, लेकिन एक समय आएगा कि मैं गाड़ी को रोक लूंगा। तो गाड़ी ऐसे आ रही थी, है ना, तो गाड़ी पर मैंने फोर्स ऐसे लगाया अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे ही फोर्स लगाया, गाड़ी तुरंत थोड़ी रुकेगी, थोड़ी दूर जाकर रुकेगी ना। तो मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट यहां तक डिस्प्लेस हो गया, ये गाड़ी यहां तक डिस्प्लेस हो गई, यानी इतने दूर आकर रुकी। तो गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स लगा बैकवर्ड डायरेक्शन में।
तो क्या यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है? नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। तो यानी when force and displacement are in opposite direction, बात समझ में आ गई? तो गाड़ी पर जब ब्रेक लगता है, तो वहां कैसा वर्क डन हुआ? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव वर्क डन हुआ। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आपने देखा होगा जो मार्वल्स की मूवीज आती है सुपर हीरोज की, तो वहां कोई तेजी से उड़ता हुआ आ रहा है, उसको रोकने गया तो वो रोकते रोकते उसको पीछे खिसक जाता है ना, यानी कुछ दूर जाकर चीजें रुकती हैं। तो वो दूर हो गई डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब वर्क डन जीरो कब होता है? वर्क डन जीरो तब होता है जैसे मान लो कि मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सामने, या तो इधर ले लूं या तो इधर ले लूं, है ना। तो एंगल क्या बना? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो आप कहोगे कि सर एंगल 90 डिग्री बना। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, वर्क डन जीरो होता है। इसीलिए यहां अगर आपसे पूछा जाए कि अमिताभ बच्चन ये कूली वर्क कर रहे हैं, तो आंसर है जीरो, नहीं वर्क कर रहे हैं। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सामान रखा है सर पे, तो फोर्स किधर लगा रहे हैं? ऊपर की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? आगे की तरफ, है ना। देखो मान लो ये मेरा बोझा है ना, मैंने इसको सर पे रखा, ठीक है। अब मैं इसको सर पे लेकर आगे चल रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, लेकिन मेरा सर इस पे किधर फोर्स लगा रहा है? ऊपर की तरफ। तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क जीरो हुआ। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 90 डिग्री पर। इसीलिए यहां जो औरतें हैं इनका भी वर्क डन जीरो है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऊपर लगा रही हैं और चल आगे रही हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो 90 डिग्री बना। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा जीरो। ठीक है। व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर, ये किसका सिंबल है? परपेंडिकुलर का। इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। यहां अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एंगल कितना बना? 180 डिग्री। यहां 180 डिग्री, तो वर्क नेगेटिव। और सेम डायरेक्शन में मतलब 0 डिग्री, तो वर्क क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी की। वर्क हमने पढ़ लिया, फॉर्मूला भी पढ़ लिया, एसआई यूनिट भी पढ़ ली। ठीक है। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि वर्क तभी कर पाएगा कोई ऑब्जेक्ट जब उसके पास एनर्जी होगी। ठीक है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूं, मुझे वर्क करना है, तो मेरे पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। तो मैं खाना इसीलिए खा रहा हूं ताकि मुझे एनर्जी मिले, और एनर्जी के कारण मैं वर्क कर पाऊं, मैं दौड़ पाऊं। मम्मी ने भेजा है कि धनिया पुदीना लेने, तो चले जाऊं, है कि नहीं। तो वर्क हमने समझ लिया। अब आते हैं एनर्जी को समझते हैं। एनर्जी के बिना क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं। हमारे धरती पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। सन से जो लाइट आ रही है वो तो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके अलावा कोल एनर्जी का सोर्स है, उसी से बिजली बन रहा है। हवा जो विंड ब्लो हो रही है वो उससे बिजली बना रहे हैं टरबाइन का यूज करके, है ना, वो भी एनर्जी का सोर्स है। लकड़ी एनर्जी का सोर्स है। डैम्स में हाई हाइट से पानी गिरता है तो बिजली बनती है, एनर्जी का सोर्स है। तो लाइफ एनर्जी के बिना पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी में लाइफ तभी तक है जब बॉडी में एनर्जी है। जिस दिन हम खाना पीना छोड़ दें, है ना, लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो कभी ना कभी ऐसा एक दिन आएगा जब हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी में एनर्जी ही नहीं बची। तो एनर्जी मतलब लाइफ मतलब एनर्जी, सिंपल सा मतलब है। और एनर्जी होगी तो वर्क कर पाओगे। ठीक है। अब देखो, इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। जो मैंने लाइन बोली आपको वही लाइन लिखी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, इसका मतलब उसके पास क्या है? एनर्जी है। और
यहां वर्क करने, अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, कील पर हैमर ठोकना, है ना, ये कील है, इस पे हथौड़े से मार रहे हैं, है ना, तो यहां वर्क कौन कर रहा है आप बताओ। जैसे मान लो मेरे हाथ में हथौड़ा है और मैं इस पे कील पे मार रहा हूं, तो यहां वर्क किसने किया, कील पे कि हथौड़े ने, बताओ। तो यहां वर्क करने वाला जो है वो है हथौड़ा, हथौड़ा वर्क कर रहा है। तो जो वर्क कर रहा है इसका मतलब उसके पास क्या है, एनर्जी। तो हथौड़े के पास एनर्जी है, इसको एनर्जी कहां से मिली, तो बच्चे हमने हाथ से पकड़ा है ना हथौड़ा, तो हमारे हाथों में जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है, तो इसके पास एनर्जी है तो ये वर्क कर पा रहा है। तो जब ये वर्क करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, लगातार कम होती जाएगी, है ना। आप दिन भर वर्क करो, काम करो, शाम को थक जाओगे, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट जो वर्क करता है वो एनर्जी को लूज करता है। तो यहाँ हथौड़ा वर्क कर रहा है तो हथौड़ा अपनी एनर्जी को लूज करेगा, यानी उसकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। और जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाता है उसकी एनर्जी लगातार बढ़ती है। यहां हथौड़े से आपने किसको मारा, कील पे मारा, तो वर्क कर कौन रहा है, हथौड़ा, लेकिन वर्क किया किस पे जा रहा है, कील पे, है ना, कांटी पे। तो आपकी जो ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पे वर्क हो रहा है उसकी एनर्जी लगातार बढ़ेगी और जो वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी घटेगी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। तो अगर इन दोनों में जो एनर्जी गेन कर रहा है वो कौन है बताओ, तो एनर्जी जो गेन कर रहा है वो कील है, गेन एनर्जी, क्योंकि इस पे वर्क हो रहा है। और जो हथौड़ा है वो क्या कर रहा है, लूजेज एनर्जी। क्यों एनर्जी लूज कर रहा है, क्योंकि ये वर्क कर रहा है। वर्क करने वाला एनर्जी लूज करता है और जिस पे वर्क किया जाता है वो एनर्जी गेन करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क। अब अभी आपने एक लाइन पढ़ी जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो वो वर्क कर पाता है, जिसके पास एनर्जी नहीं है वो ऑब्जेक्ट वर्क भी नहीं कर पाएगा। तो यानी एनर्जी होने के कारण किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करने की कैपेसिटी आ कैसे जाती है। मेरे पास एनर्जी है तो मैं वर्क कैसे कर लूँगा, तो बेटा इसको समझो कि अगर मेरे पास एनर्जी है तो जब मैं इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करूँगा, कैसे ट्रांसफ़र करूँगा, जैसे मान लो यहाँ बॉल थी, बॉल रेस्ट पे थी, मतलब रखी हुई थी बॉल। जैसे मान लो ये मार्कर है, क्या अभी ये रेस्ट में है कि मोशन में, आप कहोगे सर रेस्ट पे है। मैंने इसको ऐसे मारा तो मैंने एनर्जी ट्रांसफ़र किया, फोर्स लगाया मैंने तो एनर्जी ट्रांसफ़र किया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाता है तो यानी वो क्या कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। और एनर्जी ट्रांसफ़र करने की वजह से ये जो एनर्जी उसके पास पहुंच गई और उस एनर्जी को लेकर वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो मैंने फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने वर्क कर लिया। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है ना, क्लियर। व्हेन दिस हैपन, और जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, जैसे यहाँ ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो whenever this happen energy is transferred from former to the later। यानी जिसने फोर्स लगाया उसकी एनर्जी जिस पे फोर्स लगाया उसको ट्रांसफर हो रही है। द सेकेंड ऑब्जेक्ट मे मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी। तो जैसे यहां मैंने मार्कर पे फोर्स लगाया तो मेरी एनर्जी किसको मिल गई, मार्कर को, और वो एनर्जी लेकर वो एनर्जी पाकर वो डिस्प्लेस हो गया। तो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने वर्क कर दिया। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए, अब आता है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, एनर्जी का एसआई यूनिट वही होता है जो वर्क का होता है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज जूल। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, एसआई यूनिट ऑफ वर्क जूल, क्योंकि वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी,
ठीक है। अब जूल को अगर हम इसकी बड़ी यूनिट लिखें तो जैसे 1 किलो जूल, तो 1 किलो जूल का मतलब क्या हो जाएगा? 1000 जूल। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्क और एनर्जी दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है, दैट इज जूल, और 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल के बराबर होता है। ठीक है, और एक चीज ये भी याद रखना है कि एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, वो आगे आएगा। तो एनर्जी मतलब पावर इनटू टाइम, तो एनर्जी अगर जूल में लिख रहे हैं तो पावर किस में? वॉट में, और टाइम किस में? सेकंड में। तो जूल को हम वॉट इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, जूल को हम वॉट इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब ये आगे आएगा, कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम भी होता है। ठीक है, अब एनर्जी के कई रूप हैं, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वर्क भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी एनर्जी है। तो एनर्जी कई रूप में होते हैं, जैसे एनर्जी इक्वल टू भगवान, जैसे भगवान के कई रूप हैं, उसी तरह एनर्जी के कई रूप हैं, है ना। तो हमको यहाँ कौन सी एनर्जी पढ़नी है? हमको क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक में जो एनर्जी पढ़नी है वो मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप्स पढ़ने हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को मिलाकर एक कैटेगरी में रखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को एक साथ अब किस कैटेगरी में कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो ये भी एक एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये आपको ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को एक साथ हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो यानी मैकेनिकल एनर्जी के 2 रूप, एनर्जी के अंदर एक कैटेगरी मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर 2 कैटेगरी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। अब देखो, देखने से लग रहा है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हो, जो मूव कर रहा हो, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये इंसान दौड़ रहा है, दौड़ रहा है मतलब मोशन में है, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और यहां कार जो पहाड़ पर या किसी टीले पर, है ना, कुछ हाइट पर ये खड़ी है कार, है ना। अब ये पहुंची कैसे? मैटर ये नहीं रखता, मैटर ये रखता है कि कार रेस्ट पे है लेकिन जमीन से कुछ हाइट पर है। ठीक है, तो हाइट के कारण जो एनर्जी आएगी इस ऑब्जेक्ट में वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई? तो हाइट के कारण उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, है ना, हाइट के कारण उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, या ऑब्जेक्ट का शेप बदल जाए। जैसे इलास्टिक बैंड, रबर बैंड होता है, तो रबर बैंड को मैं स्ट्रेच करूं तो उसका शेप चेंज हो गया। तो शेप चेंज हो गया तो मैंने किस पे वर्क किया? अभी हमने पढ़ा था कि जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाता है उसके एनर्जी, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, यानी उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो मैंने वर्क किया इलास्टिक बैंड पे, तो इलास्टिक बैंड के अंदर एनर्जी बढ़ गई, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? यही पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इन दोनों को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट में, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसके अंदर पाई जाती है। तो इसीलिए इसकी डिफिनीशन है एनर्जी पोजेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जैसे इस लड़की ने बॉल को फेंका तो बॉल ग्रेविटी के कारण नीचे जा रही है, तो ये मोशन में है। तो अगर बॉल मोशन में है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस बॉल में कौन सी एनर्जी है, क्या हीट है इसके पास? क्या लाइट है इसके पास? तो कौन सी एनर्जी है इसके पास? काइनेटिक एनर्जी। तो ये रही काइनेटिक एनर्जी की डिफिनीशन। एग्जाम में अगर आएगा तो आपको यही डिफिनीशन लिखना पड़ेगा कि द एनर्जी प्रेजेंट इन द या पोजेस बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट या बाय ए ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m, और ऑब्जेक्ट कितने वेलोसिटी से मोशन कर रहा है? v वेलोसिटी से। तो अगर मास m है, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर। E के, k का मतलब काइनेटिक
और E का मतलब एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। बात समझ में आ गई? अब इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। अब आपको एक चीज कंसेप्ट याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो वर्क डन के बराबर होगा। इस पे न्यूमेरिकल आता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल को ही तो क्या कहेंगे? चेंज कहेंगे। अब देखो समझो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक कार थी, मेरे पास कार थी BMW, है ना, और ये कार कितनी रफ्तार से चल रही थी? 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब कुछ समय बाद इसकी रफ्तार बढ़ गई और इसकी रफ्तार कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहला केस, ये दूसरा केस, क्या दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी सेम है? नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है हाफ mv²। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर वेलोसिटी बढ़ जाए तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ा दी जाए, v की वैल्यू बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो यहां देखो v की वैल्यू कितनी थी? 30, यहां 50। यानी मैंने क्या किया, मैंने जब एक्सीलरेटर पे पैर रखा, कार चला रहा एक्सीलरेटर होता है, जब उस पे मैंने पैर रखा तो यानी कि कार पे क्या लगा? फोर्स लगा, कार पे वर्क हुआ, और वर्क होने के वजह से कार की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो यानी जितना मैं वर्क करूंगा कार पे जितना वर्क हुआ उसकी एनर्जी भी तो उतनी बढ़ेगी। तो यानी दोनों एनर्जी का, दोनों काइनेटिक एनर्जी का मैं क्या निकाल लूं? डिफरेंस। तो वो एनर्जी कहां से आई? वर्क करने से। तो इसीलिए वो डिफरेंस किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। तो अगर आपसे यहां पूछा जाए कि कैलकुलेट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द कार, तो आप कैसे निकालोगे? आपको मास दिया रहेगा तो आप पहले हाफ mv² यहां लगाना फॉर्मूला। हाफ मास दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, तो आपने पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहां लगाया। तो ये आ गई आपकी कौन सी एनर्जी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना वही फॉर्मूला लगाकर, हाफ mv²। अब इस बार वेलोसिटी ये वाली यूज कर लेना, है ना। तो ये आ गया आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों काइनेटिक एनर्जी का क्या ले लो? डिफरेंस। तो जो डिफरेंस आया, मान लेते हैं कितना आया? मान लेते हैं 100 जूल। तो वो 100 जूल का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि कार पे वर्क हुआ, तो वर्क के कारण उसकी एनर्जी बढ़ गई थी ना, क्योंकि जिस पे वर्क किया जाता है उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ जाती है ना। जो वर्क करे उसकी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन जिस पे वर्क किया जाए उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ कार पे वर्क हुआ इसलिए उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो जो एनर्जी बढ़ी वो वर्क के कारण बढ़ी। तो एनर्जी का जो चेंज आप निकालोगे यानी डिफरेंस निकालोगे, वो किसके इक्वल होगा? वो वर्क के बराबर होगा। तो आपका इस फॉर्मूले से वर्क निकल जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या डिफिनीशन है? तो यहां देखो, तीर धनुष, जब आप धनुष का जो तार है उसे खींचते हो तो उसका शेप चेंज होता है ना, उसका पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। ठीक उसी तरह यहां आपका ये जो इलास्टिक बैंड है, जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, पोजीशन में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हाइट पे चला जाए, है ना, या हाइट पे था अब आधे हाइट पे आ जाए। तो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन में शेप आ गया। कॉन्फ़िगरेशन में आप शेप का एग्जांपल ले सकते हो। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि शेप के बदलने से उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसे ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the object present in it by virtue of its position or configuration. Potential energy is the energy present in the object by virtue of its position or configuration. यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या कन्फिग्रेशन के कारण
ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है या जो एनर्जी पाई जाती है उसे ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अगर आपको ये डायग्राम दिखाकर एनसीईआरटी में ये डायग्राम है और ये डायग्राम देकर ये पूछे कि यहाँ कौन सी एनर्जी है यहाँ स्टोर, तो आप क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी। रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी यहाँ स्टोर हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जहाँ मोशन की बात आए वहाँ काइनेटिक, और जहाँ शेप या हाइट की बात आ जाए वहाँ पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो यहाँ देखो, यहाँ एक ऑब्जेक्ट था, कहाँ था? ग्राउंड पे। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना था? m। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को कितने हाइट पे ले गया? मैं h हाइट पे ले गया। ठीक है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं h हाइट पे ले जाऊंगा तो ये जब ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले जाने के बाद छोड़ूंगा तो ये कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा? तो वो g एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू h। क्योंकि एनर्जी कम, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है? g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h के बराबर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो वहां से वर्क डन आ गया mgh, और वर्क डन मतलब एनर्जी, तो एनर्जी आ गया पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एनर्जी पैदा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग इस कंफ्यूजन या भ्रम में रहते हैं कि हम इंसान एनर्जी पैदा कर रहे हैं ना, हम बस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं एक रूप फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे हमने घर में स्विच ऑन किया, बल्ब जलने लगा, फैन चलने लगा, तो यानी क्या हुआ? करंट पास हुआ। करंट में कौन सी एनर्जी थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से बल्ब ग्लो करने लगा, बल्ब से रोशनी निकलने लगी। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट में और हीट में। फैन चला रहे हो आप, कूलर चला रहे हो, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है? वर्क, मतलब वर्क में, है ना, वर्क हो रहा है, फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है। फोर्स नहीं कहेंगे, वर्क कहेंगे। फिर गीजर है, गीजर में क्या हो रहा है? आपने ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में, तो पानी गर्म हो गया। तो बेसिकली एनर्जी को ना प्रोड्यूस किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, हम बस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। तो यानी जितनी एनर्जी भगवान ने बना दी वो उतनी ही रहेगी, उसको आप खत्म या पैदा बढ़ा नहीं सकते ना कम कर सकते हो। ठीक है, बस कन्वर्ट कर सकते हो, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स सेम। आप जो भी परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो उसके पहले जितनी एनर्जी थी बाद में भी उतनी ही एनर्जी होगी, बस अंतर यह है कि उस एनर्जी का रूप बदल जाएगा। तो इसका मतलब एनर्जी को हम ना पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर पैदा करते तो एनर्जी को बढ़ा सकते थे, और डिस्ट्रॉय कर सकते तो एनर्जी को कम कर सकते हैं। लेकिन ना पैदा कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ना एनर्जी बढ़ेगी ना एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी, बस उसका रूप बदलता जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी डिफिनीशन है अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। अब जरा यार ध्यान देखो, ये दिख रहा है जनरेटर, जनरेटर में कौन सी एनर्जी? करंट निकल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? लाइट में। तो अगर यहाँ 100 जूल था तो यहाँ भी 100 जूल होगा, बस अंतर यह है कि यहाँ 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, यहाँ 100 जूल लाइट होगा, हीट होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसी कंसेप्ट को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही हम अप्लाई कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, और यहाँ मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पर ये अप्लाई हो सकता है। कैसे अप्लाई हो सकता है? तो ये जो रिलेशन है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, मान लो कि h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट कितने हाइट पर है? ये ऑब्जेक्ट h हाइट पर है, ठीक है, ये रहा ग्राउंड।
ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट h हाइट पर है, अब मैं ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, h हाइट से रिलीज कर रहा हूँ। तो जिस पल मैं इसको छोड़ूंगा उस पल इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ये हमने पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, है ना। वर्क एंड एनर्जी के पहले ग्रेविटेशन, उसके पहले आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके पहले मोशन, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, फ्री फॉल कराते हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। लेकिन क्या इसकी एनर्जी 0 है, नहीं, इसके पास एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो यहां उसके पास कितनी एनर्जी है, यहां सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है, और वो किसके इक्वल है, कितना है, 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, सॉरी इसको ऐसे लिख देता हूं, इसके पास जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, ठीक है। अब मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट अब नीचे गिरेगा, तो ये कितने हाइट पर आ गया, ये हाइट h/2 हाइट पर आ गया है। कितने हाइट पे आ गया है, h/2 हाइट पर आ गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे अब ये नीचे गिरेगा, इसकी वेलोसिटी, अभी तक इसकी वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। 0 था, फिर 1 2 3 4 5, तो वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि हाइट कम हो रही है, तो वो हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो जो कम होगी वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, काइनेटिक में। जैसे मेरे कहने का मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, तो इसकी हाइट कम हो गई, हाइट कम हो गई तो अब पोटेंशियल एनर्जी हो गया कितना, मान लेते हैं 80 जूल। तो 20 जूल कहाँ गया, 20 जूल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। तो अभी भी पहले भी 100 था, दोनों का सम, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का सम कितना था, 100। अभी भी दोनों का सम कितना है, 100। आधे हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, आधी, क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर h/2 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो /2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आधे हाइट पर आकर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, आधी, यानी 50 जूल। तो बाकी आधी एनर्जी कहाँ गई, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, तो ये हो गया 50 जूल। तो आप क्या देख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है क्योंकि हाइट कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे हाइट कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है, किसमें, काइनेटिक में। तो पहले पूरी की पूरी 100 थी, फिर 80 हुई तो 20 काइनेटिक में बदल गई, फिर ये 70 हुआ तो ये 30 हुआ, ये 60 हुआ तो ये 40 हुआ, फिर आधे रास्ते पर ये 50 तो ये 50, ठीक है। फिर ये और कम होगी 40, तो ये और बढ़ जाएगी 60, लेकिन टोटल सम क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। और जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाएगा, तो ग्राउंड पे हाइट कितनी हो गई, 0। हाइट 0 होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0। लेकिन हाइट पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और उसके कारण अब जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, 100 जूल। तो आप यहां पे निकाल लो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम कितना आ रहा है, 100। आप बीच हाइट पर निकाल लो तो भी दोनों का सम कितना आ रहा है, 100। आप ग्राउंड पे निकाल लो, जब वो ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया तब भी दोनों का सम कितना आ रहा है, 100। यानी कि एनर्जी क्या है, एनर्जी कंजर्व्ड है, यानी टोटल एनर्जी उतनी ही है, ना बढ़ रही है 100 से, ना 100 से कम हो रही है। देखो 100 है, यहां भी टोटल एनर्जी 100 है, यहां भी टोटल एनर्जी 100 है। तो एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय या प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बस क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ किस में कन्वर्जन हो रहा है, लगातार पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, काइनेटिक में, है ना, काइनेटिक में, काइनेटिक में। तो ये कम होता गया, काइनेटिक बढ़ता गया, 0 40 50 और 100। तो इसीलिए लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है। चलिए
अब आता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब, मान लो मैं और मेरा भाई दोनों वर्क कर सकते हैं, लेकिन दोनों की वर्क करने का जो रफ्तार है, काम करने का जो स्पीड है, क्या सेम होगा? नहीं। जैसे मैं यहां कंपेयर करूं तो यहां एक ऑल्टो कार है, बहुत पावरफुल नहीं है, 800 सीसी का इंजन होता है, ठीक है, और यहां एक स्पोर्ट्स कार है। तो दोनों को मैं कहूं कि भैया भागो, तो क्या ऑल्टो इसको पकड़ पाएगी? ऑल्टो 120 पे जाके दम तोड़ देगी और ये कहेगी 120 पे तो मैं सांस लेती हूं, अभी दौड़ना तो चालू किया, ये 300 350 तक जा सकती है 250 की रफ्तार से। यानी कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है? तो हम कहेंगे ये इस गाड़ी का इंजन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि तेज रफ्तार में चल रही है, यानी ज्यादा वर्क कर रही है। तो इसीलिए पूछा गया था कि डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट? क्या हम आप सभी एक रफ्तार से काम करते? नहीं। आपने देखा हो कई लोग धीरे धीरे काम करते हैं, कई लोग फटाफट काम करते हैं, तुरंत रेडी हो जाएंगे, नहा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, चले जाएंगे जहां जाना है। कई लोग धीरे धीरे, हाँ मम्मी उठ रहे हैं। तो यानी सबका वर्क करने का रेट नहीं सेम होता, अलग अलग होता है। तो जब हम वर्क करने का रेट निकालते हैं तो वर्क करने के रेट को, रेट मतलब टाइम के साथ वर्क करने की कैपेसिटी को ही पावर कहते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं? तब हम पावर पढ़ते हैं। यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब किसकी बात हो रही है? पावर की बात हो रही है। तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्क मतलब एनर्जी। तो चाहे वर्क करो और वर्क कर रहे हो तो आप एनर्जी को क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो। याद करो वाला एक्सपेरिमेंट, इस पे मार्कर से मैंने मारा था, तो मैंने अपनी एनर्जी किसको दी? मार्कर को। तो मैंने एनर्जी ट्रांसफर की। तो ये मैं कितने जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर पा रहा हूं, तो या तो उसके रेट को पावर कह लो, या काम करने के रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कह लो। ठीक है। अब बात आती है फॉर्मूला की। तो पावर का एक फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था कि देखो, याद करो जहां हमने एनर्जी पढ़ा था, याद करो, लिखा था एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर इक्वल टू क्या लिखोगे? एनर्जी अपॉन टाइम। क्या लिखोगे बच्चा लोग? पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी की यूनिट किस में होगी? जूल में। टाइम की यूनिट सेकंड में। तो यानी जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड क्या आ जाएगा? आपका पावर का यूनिट आ जाएगा वॉट। तो यानी हम लिख सकते हैं 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। यानी 1 जूल पर सेकेंड इज 1 वॉट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन 1 वॉट, तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज 1 वॉट? तो 1 वॉट का मतलब कि मैं 1 सेकेंड में कितना एनर्जी ट्रांसफर कर सकता हूं? 1 जूल। या 1 सेकेंड में मैं कितना वर्क कर सकता हूं? 1 जूल। 1 watt is the power, 1 watt is the power of doing 1 joule of work, 1 joule of work in 1 second। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में अगर 1 जूल का वर्क कर सकता हूं मैं, तो मेरी पावर कितनी कहलाएगी? 1 वॉट कहलाएगी। ठीक है। अब 1 वॉट, वॉट तो ऐसा यूनिट हो गया, लेकिन अगर मैं लिख दूं 1 किलो वॉट, तो 1 किलो वॉट का मतलब 1000 वॉट। ठीक है। और 1000 वॉट को मैं क्या भी लिख सकता हूं? तो वॉट को मैं जूल पर सेकेंड लिख सकता हूं। तो 1 किलो वॉट इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड, ये भी लिख सकता हूं। ठीक है। ऐसा यूनिट केवल वॉट है, लेकिन वॉट से भी बड़ी यूनिट किलो वॉट। जूल से जैसे जूल किलो जूल, तो वॉट किलो वॉट, लेकिन यूनिट केवल वॉट है। पावर की ऐसा यूनिट वॉट, वर्क और एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल। ठीक है। ये आपको कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा। अब एक कंसेप्ट आता है एवरेज पावर का। तो मान लो 2 डिवाइस है, क्या दोनों सेम रफ्तार से पावर ट्रांसफर करेंगे, मतलब एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, या दोनों की सेम पावर होगी? नहीं। जैसे अभी मैंने कंपेयर किया ऑल्टो का और स्पोर्ट्स कार का, क्या दोनों की पावर सेम होगी? नहीं। लेकिन मान लेते हैं दोनों वर्क कर रहे हैं, तो दोनों का मिला के टोटल कितना पावर होगा वो कैसे निकालेंगे? वो एवरेज पावर होगा।
तो एवरेज पावर निकालने का मतलब तरीका यह है कि आप पहले क्या निकालिए, टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई या टोटल कितना वर्क किया गया, और उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल टाइम से। ठीक है, तो टोटल टाइम से डिवाइड करने पर टोटल एनर्जी को या टोटल वर्क को आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एवरेज पावर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका इस कंसेप्ट मतलब इस चैप्टर का ये आखिरी कंसेप्ट ओवर होता है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ओवर होता है। तो आई होप कि इस वर्क एनर्जी के चैप्टर में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने क्लास 9 के दोस्तों को, और उनको रिकमेंड कीजिए कि पढ़ना है तो राघवेंद्र सर से पढ़ना है साइंस, और वो भी वन शॉट के थ्रू। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगा और हर टाइप के क्लास 9 के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।